नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 2 का नया टॉपिक संदर्भ समूह पढ़ेंगे कि संदर्भ समूह कहते किसे हैं। किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं। कह रहे हैं किसी भी समूह के जो लोग हैं उनके लिए हमेशा दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह मानते हैं, उनके जैसे वो बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। अब कह रहे हैं संदर्भ समूह कौन से होते हैं? वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है उन्हें संदर्भ समूह कहते हैं। तो बच्चों आप इसे अंडरलाइन करें कि वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस संदर्भ समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन की शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। कह रहे हैं औपनिवेशिक समय में, औपनिवेशिक काल में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे, उन्हीं की तरह प्रयास करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जाता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मानदंड थे। अब कह रहे हैं कि समूह के रूप में देखा जाता था, परंतु ये प्रक्रिया जो थी वो लिंग भेद पर आधारित थी। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मानदंड थे, अलग अलग नियम आदि थे। अब अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन आदि करना चाहते थे, परंतु वे ये चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे ये आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें, पर बिल्कुल उनकी तरह ना बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? अब आता है समवयस्क समूह। यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से। समवयस्क का मतलब होता है अपने स्वयं के समान, अपनी हम उम्र व्यक्ति के समान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आता है अगला, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुँच के आधार पर समाज के समूह के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। अतः स्तरीकरण को सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। कह रहे हैं हम सामाजिक स्तरीकरण की जो तुलना है वो धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिकतम जिसमें कई परतें शामिल हैं, कह रहे समाज को एक से अधिक जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है। इस क्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट हैं। अब कह रहे हैं अधिकतम अधिक कृपा पात्र शीर्ष और कम सुविधा पात्र तल के निकट हैं। समाज के संगठन में स्तरीकरण का समाज के शीर्ष में
स्त्रीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्त्रीकरण से प्रभावित होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्त्रीकरण से प्रभावित होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक व्यक्ति के घर का प्रत्येक पक्ष स्त्रीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, ये सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप से वितरित हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्त्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं। पहली दासता, जाति, स्टेट और वर्ग। कह रहे हैं कि मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्त्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं। वो 4 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये 4 व्यवस्थाएं हैं दासता, जाति, स्टेट और धर्म। दासता प्रथा असमानता का चरम रूप है, जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। दासता क्या होता है? ये वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। ये छुटपुट रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही है। छुटपुट का मतलब है थोड़े समय के लिए। परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण राज्य एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया। अब कह रहे हैं औपचारिक संस्था के रूप में जो दास प्रथा है उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। उखाड़ने से तात्पर्य या समाप्त करने से है। परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्टेट सामंतवादी यूरोप की विशेषता है। अब स्टेट यानी सामंतवादी यूरोप की एक विशेषता थी। यहाँ हम स्टेट का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करेंगे। कहना है जाति और वर्ग। जाति क्या होती है? जाति एक कास्ट होती है जो अपनी व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। और वर्ग जो जाति होती है, जो अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं, वो वर्ग कहलाते हैं। बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है कि जो चरम सीमाएं होती हैं, स्तर होता है, सोपान होते हैं, उनको स्त्रीकरण कहते हैं। के आधार के रूप में वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज का बोध में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जाति पर आधारित स्त्रीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है। जाति क्या है? ये स्त्रीकरण पर आधारित व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित है। व्यक्ति को जन्मजात मिली हुई है, ना कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए। और ये उन पदों पर नहीं है जो अपने जीवन में प्राप्त किए। जाति व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है और जो पद होते हैं वो व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। कह रहे हैं ये परिस्थिति जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित है, ना कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक वर्ग समाज में उपलब्धि ही पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता, जो कि प्रजाति और लिंग सरीखी प्रदत्त परिस्थिति द्वारा थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक समाज की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से परिभाषित करते हैं।
कहते हैं कि जो जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति है वो एक व्यक्ति की व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती थी। अब कह रहे हैं परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का एक अधिक्रम बनाती थी, एक क्रम बनाती थी। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। इसके पीछे ये विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र है। अब बात करते हैं हम जातियों की, तो ब्राह्मण जाति को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, बाकी सब श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बात करें कि प्रत्येक स्थान पर दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। इसके पीछे ये विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र है, बाकी सबसे श्रेष्ठ है। और पंचम जिनको कई बार बाह्य जाति कहा गया, पंचम 5वें नंबर पे जो आती है उनको बाह्य जाति कहा गया, इसे सबसे निम्न है। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया। जो अगर हम बात करते हैं हमारे समाज की, तो समाज में 4 प्रकार के वर्ण बताए गए। उन वर्णों में एक है परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया है। वास्तव में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय के आधार पर बहुत सारे अनगिनत, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, ऐसे जाति समूह होते हैं जिन्हें जाति कहा जाता है। जाति का भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतर्विवाह और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। नगरीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इसे अनिवार्य रूप से चुनौती दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई के निम्न प्रक्षेपण को पढ़ें। भारत में नगरीकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए जो सर्वदेशीय होटलों, रेस्तराओं, रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों से मधुमक्खी के छत्ते की तरह भरे पड़े हैं। विशुद्ध होटल और रेस्तरां जिन्हें वेतनभोगियों और मध्य वर्ग के लिए बनाया गया था, शहर में सभी जातियों और मतों के लोगों से भरे गए हैं। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफ़र करते हैं, तथापि यह नहीं माना जाना चाहिए कि जाति लुप्त हो गई। हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था। जैसा कि उपरोक्त कथन कहता है कि मील में उस प्रकार का खुला भेदभाव ना हो जैसा गांव में होता है। जो मील है, काम करने की जो जगह है, वहाँ पर वैसा भेदभाव ना हो जैसा गांव में होता है। परंतु निजी क्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। परमार ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक अनुभवी बताए जा रहे हैं, जिसमें परमार नाम के समाजशास्त्री ने कहा कि परमार ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते हैं और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे ये महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं
वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि वो श्रेष्ठ है और ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये वर्षों से, पुराने समय से होता चला आ रहा है। हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हम निम्न जाति के हैं और हम बहुत अच्छी वेशभूषा धारण कर लें तो इससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। जाति हित समूह के रूप में मौजूद हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते देखा है। फिर आता है वर्ग। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम मार्क्स, वेबर और प्रकारवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख करेंगे। अगर हम बात करें वर्ग की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स का नाम आता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। यह हम मार्क्स, वेबर और प्रकारवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समूह भूमि अथवा कारखानों सरीखे उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, अथवा क्या वे किसी वस्तु के नहीं, केवल अपने श्रम के स्वामी हैं। वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, परंतु ये प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत प्रकारवाद की आस्था या सामान्य पूर्वकल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन, संस्तरण मुक्त नहीं है। मुख्य प्रकारिक आवश्यकता सामाजिक स्त्रीकरण की वैश्विक एक उपस्थिति का वर्णन करती है कि समाज द्वारा व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक असमानता का या स्त्रीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज ये निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों के द्वारा भरा जाए। क्या ये सत्य है? पूछा जा रहा है, क्या ये सारी चीज़ें सत्य हैं? एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। लोकतंत्रीय समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई भी कानूनन रोक नहीं सकता। उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियाँ वाकई विद्यमान है, कह रहे हैं कि बहुत सारी कहानियाँ विद्यमान हैं और ये असीम प्रेरणा का स्रोत भी हैं। यद्यपि अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है। यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफ़ी दूर है। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर हैं, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में हैं।